242, 341, 275 और 132 और 0। मैक्सिमम पेनल्टी 5 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कितनी है 2। किसमें दें? यहाँ से हमारे पास देखते हैं तो 8 और यहाँ देखते हैं तो 4 का डिफरेंस, यहाँ 0 का डिफरेंस। तो हम पहले अलॉटमेंट देंगे यहाँ हमने दिया 8, 8 minus 8 0, 8 minus 8 0। दिस इज रूल्स के अकॉर्डिंग चला तो ये देंगे, और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलना है, एप्सिलॉन नहीं लाना है, तो आप नीचे वाले को दो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। फिर पता पड़ेगा मेरे को एग्जाम में। फॉर्मूला तो यही कहता है कि मिनिमम डिफरेंस जहाँ है वहां आपको देना है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्यों? क्योंकि 8 और 8 इधर कैंसिल हो रहा है, ये पूरी और ये पूरी भी जाएगी, तो नंबर ऑफ अलॉटमेंट हमेशा कम आएगी। तो बताओ क्या करें? एक बार इससे करवाऊंगा सर, इस बार इससे से लेते हैं क्योंकि इसमें 2 एप्सिलॉन आएंगे अपने पास। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस। एग्जाम में अगर कभी आ जाए ना तो एक बार इसको देख के देख लेना रफ में, क्योंकि इससे नंबर ऑफ अलॉटमेंट बराबर बैठ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट टर्म P2। P2 के लिए टर्म आएगी हमारे पास P2 इधर डैश 011 033 654545 5 डैश 2 और डैश। मैक्सिमम पेनल्टी 3 करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम कॉस्ट 0 4। ये क्रॉस इधर हो गया 14 minus 4 10। ये क्रॉस हो गया मतलब फिनिश। नेक्स्ट P3। P3 के लिए टर्म हमारे पास हो जाएगी, ये तो डैश 1 4 3 3 4 1, और इधर बात करते हैं तो इसमें P3 में नो चेंज 1 1 1 डैश 2 डैश। मैक्सिमम पेनल्टी 3, इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट 1 1 में अलॉटमेंट 12 और 8 8 allotment 12 minus 8 4 8 minus 8 0। दिस इज क्रॉस। नेक्स्ट आते हैं P4। P4 के लिए टर्म डैश, ये पूरा क्रॉस हो गया तो 1 1, इधर भी 1 1 1, सब तरफ 1। अब बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मिनिमम कॉस्ट आपके 4 है और ये भी 4 है ना? इस 1 के अकॉर्डिंग 4 में अलॉटमेंट देता तो 10 और 6 4 का हो गया, और इधर देता है तो 4 और 4 0 हो गया। यहाँ हम अलॉटमेंट देंगे, है ना? और इस पर वैल्यू कितनी जाएगी 4 4 इधर गई तो 4 minus 4 0, इधर भी 4 minus 4 0। तो ये सब क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। अब जो अलॉटमेंट्स बच गए हैं वो डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल रो बची है। तो ये हो गया 4 तो एज इट इज 4 जाएगा, और ये हो गया 6 तो एज इट इज 6 जाएगा। 6 और 4 10, इधर भी 10। ठीक है, ये पूरी टेबल वही आई है। नेक्स्ट टर्म है 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आते हैं 4 2 3 2 6 0 5 4 5 2 1 0 6 5 4 7 3 0। अलॉटमेंट्स हमारे पास आए हैं 8, इधर भी 8 4 6 4 4।
1 2 3 4 5 6 इधर हो गया n plus n minus 1 3 plus 6 minus 1 यानी 8 अलॉटमेंट्स होनी चाहिए, जबकि हमारे पास कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो 2 अलॉटमेंट आपको एप्सिलॉन देने हैं, मिनिमम कॉस्ट 0। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एप्सिलॉन देता हूँ, यहाँ से यहाँ गए, इधर नहीं जा रहे हैं, इधर नहीं जा सकते, यहाँ देते हैं तो इधर कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस जीरो को अपन एप्सिलॉन 1 दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ गए, ये गए, हाँ अपन यहाँ पे भी तो दे सकते हैं एप्सिलॉन 2, क्योंकि मैक्सिमम अलॉटमेंट आपने बताया था ना, जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम अलॉटमेंट जहाँ पे हो वहाँ पे भी दे सकते हैं अपन। क्या 2 के लिए? हाँ नहीं, क्यों? मिनिमम कॉस्ट पे। तो 0 के बाद मिनिमम कॉस्ट 2 अभी भी 0 है, अच्छा शिट, अभी भी 0 है। तो भी मेरे तो कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ेगा। से अगर अपन मूव करते हैं अभी, तो मैंने एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया। 3 पे तो दे ही नहीं सकते ना, पहले 2 पे, और 2 पे लूप बन रहा है क्या? नहीं मतलब मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे मैक्सिमम अलॉटमेंट हो रहे थे, यहाँ एक दे देते, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले बस मिनिमम कॉस्ट ही देखनी है। पहले मिनिमम कॉस्ट यहाँ अगर लेते हैं, पास 1 2 नहीं बनेगा, इधर जाते हैं तब भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अपन सेकंड अलॉटमेंट लेंगे एप्सिलॉन 2, ठीक है। अब निकालते हैं u1 u2 u3, कुछ पूछ तो नहीं रही है, v1 v2 v3 v4 v5 v6। u1 किसी भी टर्म को 0 मानना है, 0 तो v6 भी 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, u2 भी 0, ये खत्म। u2 के करस्पॉन्डिंग v2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 v5 1, 2 माइनस 0 2। ऐसा कैसे हो सकता है, लूप बन रहा है क्या कहीं? 1 2 3 टर्म आ गई, ये आ गई, ये आ गई, कहीं ना कहीं लूप बन रहा है इसका, तो चेक करो। बहुत ही नॉट, ऐसा कैसे हो गया, 0 2 फिर 0 है तो ये 0 1, यार क्या हो रहा है? लूप तो बन ही नहीं रहा, यहाँ से तो गए। क्या गलती कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? निकल जाएगी ना, लूप भी नहीं बन रहा, बन भी नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, ठीक है। इसके लिए डीआईजी बहुत नेगेटिव, बहुत बढ़िया, पहला ही नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मोस्ट नेगेटिव -2 -2, मिनिमम कॉस्ट 2, तो इसको हम थीटा अलॉटमेंट देंगे। लूप क्या बनेगा?
से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इधर और इधर। दिस इज थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा। ओके, माइनस थीटा वाली टर्म कौन कौन सी आई? 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0 और एप्सिलॉन 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा की वैल्यू 4 एंड एप्सिलॉन 2 व्हिच इज मिनिमम? एप्सिलॉन 2 इज मिनिमम। एप्सिलॉन 2 अगर मिनिमम है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर बनेगा 4 2 3 2 6 0 5 4 5 2 1 0 6 5 4 7 3 0। now थीटा की वैल्यू हमको क्या लेनी है? एप्सिलॉन 2। तो 2 पर तो हो गया एप्सिलॉन 2। 4 माइनस थीटा तो 4 ही रहेगा। 8 एज इट इज, ये हट जाएगा। 8 एज इट इज, एप्सिलॉन 1 एज इट इज, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 4 एज इट इज। बाकी में कोई चेंज नहीं, सिर्फ एप्सिलॉन 1 हट के यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 v5 and v6। u1 0, 2 minus 0 2, 2 minus 0 2, 4 minus 2 2, 8 1 minus 2 minus 1, 0 minus 2 minus 2, 0 minus minus 2 plus 2, 4 minus 2 2, 6 minus 2 4। positive 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 negative positive negative positive 7 के लिए positive, 3 के लिए positive, most negative -2 लूप बनाए। यहाँ से स्टार्ट। थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा। वहाँ पे घूम फिर के आएगा। नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तो थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा सही आएगा। 4 माइनस थीटा, ध्यान है ये वही टर्म मिल रही है आपको। तो आपने 8 में दिया था, अगर इसमें दे देते तो वो नहीं फर्क पड़ता। ये वही टर्म आती है, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और 8। मिनिमम मिनिमम थीटा 4। ये चीजें बहुत प्रैक्टिस मांगती है, तभी जाके आप अपने तरफ से रूल्स बना सकते हैं। बुक्स में कहीं नहीं लिखा है कि आप इसको मिनिमम खोलोगे कि मैक्सिमम खोलोगे। अगर मैं एग्जाम में जाके सब गड़बड़ कर दूंगा। प्रैक्टिस बहुत करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा। 4 2 3 स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है इसके पास। 2 6 0 5 4 5 2 1 0। कोई मार्क्स अगर कट गए तो डेफिनेशन, बाकी वो कहीं नहीं कटेंगे। यस, थीटा की वैल्यू आई मेरे पास 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा, तो 4 8 माइनस 4 4। यहाँ थीटा, थीटा है मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4। 4 माइनस 4 0। एप्सिलॉन 1 एज इट इज, 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 4 एज इट इज। 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया
8 as it is. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, V5 and V6. First term 0, 2 minus 0, 2, 2 minus 0, 2. नेक्स्ट आते हैं इसके अकॉर्डिंग 2 minus 2 0, 1 minus 0 1, 0 minus 0 0. फिर आते हैं इसके अकॉर्डिंग 0 minus 0 0, 4 minus 0 4, 6 minus 0 6. स्पीड बनाए और यू और वी के लिए, है ना. चलिए DIJ पहला ही नेगेटिव -2 negative -1 positive 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 -1 और फिर से -2 लूप. बताओ लूप बताओ. सर नहीं यहाँ से यहाँ नीचे कैसे जाएंगे. फिर नीचे वो तो बड़ा. फिर बताओ इधर फिर इधर. क्या मस्त क्वेश्चन लिया आपने, मजा आ गया. सारे डाउट क्लियर. क्या हो रहा है. सारे डाउट क्लियर. अच्छा सा क्वेश्चन है. हमको तो मोदी सर कितना गंदा पढ़ाती है. क्यों? मैं तो उसकी क्लास चालू करके छोड़ देती हूँ. मैं भी इधर घुस जाऊंगी. यही होता है. और असाइनमेंट वाला कैसे बताया मैम ने. माइनस थीटा थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस थीटा. चलिए माइनस वाली टर्म बताएं. 4 माइनस थीटा एक टर्म, एप्सिलॉन 1 माइनस थीटा. बस दिमाग लगाना ही नहीं है. और 4 माइनस थीटा. तो अब वैसे हमारे पास एप्सिलॉन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी. एप्सिलॉन 1. मेरे हिसाब से ये लास्ट टेबल है. फोर 2 3 2 6 0 5 4 5 2 1 0 6 5 4 7 3 0. नेक्स्ट थीटा. थीटा हमारे पास कितना है. एप्सिलॉन 1. केवल बस एक चेंज करना है यहाँ एप्सिलॉन 1, बाकी सारी टर्म एज इट इज वही. 4 4 ये हट जाएगा. 8 4 4 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8. U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 V5 and V6. 1 minus 0 1 2 minus 0 2 2 minus 2 0 2 minus 0 2 4 minus 0 4 6 minus 4 2 4 minus 2 2 और 0 minus 2 minus 2. 3 के लिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. All d is greater than equals to 0 और पोजीशन है. अब क्या रिजल्ट निकला. अगर हम इसको पहले कर लेते 4 वाले को अब एक स्टेप की आंसर आएगा. अब हम असाइनमेंट में तो वैसे करेंगे. ठीक है ना. बट एक थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि अगर दोनों तरफ रो कट रही है इसका मतलब एप्सिलॉन ऐड होगा, है ना. उस केस में आप देख लो कि एक बार अपोजिट मेथड अप्लाई करो. चलिए नेक्स्ट
अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पर। और कोई डाउट? बाकी कंप्लीट। बुक ये रही है। मैं कॉल करूंगी एक बार उसको, अगर वो आ रहा होगा तो। मैं आपका सिलेबस खत्म करना चाह रहा हूँ बेटा 3 दिन। मैंने उसको बोला भी था कि मतलब वो पढ़ना होगा, वापस पढ़ लेगा। मेरा टारगेट यही है कि कल और परसों फिनिश कराएं। फिर डाउट पूछने के लिए सैटरडे संडे आता है, वो वैसे भी बहुत टाइम जनवरी में होगी एग्जाम। कोई चांस नहीं है कि दिसंबर लास्ट में करवा दें, और अगर ऑनलाइन हो गया तो बात ही खत्म, फिर ये आके दे देना आराम से। ऑनलाइन तो सर हमारे एक सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में क्लास डीएसए की होगी भी नहीं, अनुराग सर। वो तो इलेक्शन में रहेंगे। कंप्लीट इलेक्शन कुछ आते ही नहीं, उसमें तो बैग चाहिए। भाटिया साहब सुबह क्यों नहीं आए? सर फोन नहीं उठाया उसने। किसने? मैंने? नहीं उसने। उसने किसने? पटवाने फोन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू xi, दिस इज pi। फर्स्ट कंडीशन pi इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ pi इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे, PMF। फिर सेकंड टर्म हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपल सी टेबल होती है और कुछ भी नहीं, जहां ऊपर लिखे जाएंगे रैंडम वेरिएबल और नीचे इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखी जाती है। केवल एक टेबुलर फॉर्म को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमेशा काम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं f(x)(x). आधे में क्या हुआ? चल थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 6:30 लगभग। हाँ, उसके बाद 7 से 9 वापस है। ऊपर बात के ऊपर ही पड़ी है ना? हाँ ऊपर ही ना। हाँ ये आया तो अपना गाना नहीं चलाता है, वो थोड़ी देर बाद चलाता है रुक के। f(x)(x) नहीं, वह बनवा दे। f(x)(x) इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू x। मतलब अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो 2 से पहले तक की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको ऐड करना है। 1 लिखा है तो 1 से पहले तक की जो भी टर्म यहाँ लिखी जाएगी उससे पहले तक की और उस टर्म तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमेशा क्या बनेगा? स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में इसका ग्राफ हमेशा बनेगा। ये सुबह पढ़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं, और एक क्वेश्चन कराया था। अब मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जहां वर्ड डेंसिटी आ गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए बात की जाएगी। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट हैं और आपसे कहा जाए कि उनकी हाइट, रैंडम वेरिएबल उनकी हाइट को डिनोट कर रहा है, तो वो जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सा कहलाएगा? कंटीन्यूअस। क्यों? क्योंकि किसी की हाइट 4.7 है तो किसी की 4.71 हो सकती है, 72 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में ये जो टर्म होगी वो किस में लिखी जाएगी? कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के लिए हम टर्म यूज करते हैं समेशन, और कंटीन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे, डेफिनेशन आती है PDF, probability density function, a function f(x) is said to be, a function f(x) is said to be probability density function if it satisfy first f(x) is greater than equals to 0। जैसे वहां pi greater than equals to 0 था, यहाँ f(x) is greater than equals to 0। सेकेंड, वहां समेशन था, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा,
और इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx दिस टर्म इज इक्वल टू 1। तो सेम प्रोसेस है, यहाँ pi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx इक्वल टू 1। सेकंड टर्म, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्म आती है वो नहीं निकलेगी, सीधा आता है थर्ड टर्म पे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए फॉर्मूला वही है fxx। कई बुक्स में x लिखा है, कहीं में नहीं लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोटेशन fxx इज इक्वल टू फॉर्मूला माइनस इन्फिनिटी टू अपर लिमिट ऑलवेज x रहेगी। यहाँ लोअर लिमिट जो दी जाए क्वेश्चन में वो लगानी है, और अदरवाइज ऊपर लिमिट हमेशा x ही रहेगी। और fx dx फॉर्मूला वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और क्या टर्म आएगी, एक और टर्म fx माइनस इन्फिनिटी, प्रॉपर्टीज fx माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमेशा 0। क्यों है 0? fx माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखोगे और यहाँ माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सेम पॉइंट पर इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। सेकंड टर्म fx प्लस इन्फिनिटी का मतलब x की जगह प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। तो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 और प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 1। थर्ड, प्रोबेबिलिटी a इज लेस देन x इज लेस देन b, इसको हम लिखेंगे a to b fx dx। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a to b fx dx को हम और क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू b fx dx माइनस इन्फिनिटी टू a fx dx, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से पूरा b तक निकाल लिया, माइनस इन्फिनिटी से a तक निकाल लिया और उसमें से इसको माइनस कर दिया। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये टर्म पूरी किसके इक्वल हो गई, दिस टर्म इज fxb माइनस fxa। तो अगर आपके पास a to b के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है तो फॉर्मूला सीधा यूज करेंगे fxb माइनस fxa। एक सेकंड, ये क्वेश्चन करना है बस, केवल कुछ भी नहीं करना। एक प्रॉपर्टी है क्या, जल्दी दे दे भाई। A to B वाली लिखा दी, ये हो गया, ये हो गया, इसकी जरूरत है ही नहीं। चौथी प्रॉपर्टी में भी कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है। तीन प्रॉपर्टी थी, तीनों लॉसा, इसको ओपन रखना है, मेरे को क्वेश्चन चाहिए था। टू वेरिएबल जब आता है उसमें 7 प्रॉपर्टी आ जाती है, में आपके बहुत कम कर दिया, ये आपके 4th सेम में चलती थी मैथ्स, ये वाली ये 4th सेम में चलती थी किसी जमाने में, इसको इन्होंने 3rd सेम में डाल दिया, जो काम की चीजें थी वो रख। क्वेश्चन, लेट x be a continuous random variable and its probability density function is defined as fx is equal to alpha x 0 is less than x is less than 1। बेटा गेट हल्का सा बंद कर दो, मुझसे बहुत आ गया अंदर। 1 is less than x is less than 2, 2 is less than x is less than 3 और elsewhere। सिलेबस है आपके पास? देखो एक मिनट, क्योंकि ये पेपर भी आपके काम का नहीं रहेगा।
ये बहुत पुराना है, डीएमएस का है ये। अगर ये है तो मजा आ जाएगा फिर तो आपको। सातों केस आएंगे सब है, टू वेरिएबल है। ऑफिस याद है, मैंने फॉर्मूला लिखा अल्फा एक्स अल्फा माइनस अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा और 0। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। कितने घूम रहे हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड अल्फा, सेकंड probability of x is less than 1.5, third find CDF लिखें या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखें, एक ही चीज है। सी का मतलब केवल क्यूमुलेटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2.5 घंटे से जब पढ़ा रहा हूँ तो चाय मिले तो मजा आ जाए। बिस्कुट लेगा? बिस्कुट भी है? नहीं, बिस्कुट नहीं। थर्ड CDF और फोर्थ probability of x is less than equals to 2.5। अब आप एक क्वेश्चन करें, चाहे 4 करें, चाहे 50 करें, सब एक जैसे, कोई चेंज नहीं। पहला क्वेश्चन आता है फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका अगर इंटीग्रेशन करें इस लिमिट में तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि 3 से आगे के लिए फंक्शन 0 है। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। 0 to 1 में फंक्शन हमारे पास है अल्फा एक्स डी एक्स, 1 से 2 में है अल्फा डी एक्स, और 2 से 3 में है माइनस अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 अल्फा एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ लिमिट 2 to 3, यहाँ लिमिट 1 to 2 और यहाँ लिमिट 0 to 1। फर्स्ट लिमिट रखें अल्फा 1, तो ये टर्म हो गई अल्फा बाई 2, 2 अल्फा माइनस अल्फा, दिस इज 3 रखिए, कितना आएगा 9 अल्फा बाई 2, और ये हो गया 9 अल्फा प्लस 2 रखें तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, और 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6 अल्फा इक्वल्स टू 1। ये तो हमने केवल लिमिट्स रखी, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, 3 अल्फा और 9 अल्फा 12 अल्फा, 12 अल्फा माइनस 6 अल्फा, 6 अल्फा आवाज माइनस, अटक रही है। चाय नहीं पीना मैंने इसलिए। 6 अल्फा, एक्चुअली में यार बहुत दूर रख दिया मैंने, लेपी बहुत दूर रख रखा है। 6 अल्फा और माइनस 4 अल्फा, दिस इज 1, 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो हुआ आपका पहला पार्ट कि अल्फा की वैल्यू बताएं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई, वैसे भी एक ही है। ये तो आई हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1/2। पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था probability x is less than equals to 1.5, probability x is less than equals to 1.5। तो इस केस में हम इसको लिखेंगे probability 1.5, तो इसको हम लिखेंगे 0 to, इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, 0 to 1.5 fx dx। अब 0 to 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 प्लस 1 to 1.5 into dx into dx। 0 to 1 के लिए फंक्शन क्या था? 0 to 1 के लिए फंक्शन था हमारे पास अल्फा एक्स,
और 1 से 1.5 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 1/2। तो ये टर्म हो गए हमारे पास अल्फा एक्स, और ये अल्फा लास्ट में रख देंगे अल्फा x²/2 प्लस अल्फा एक्स, यहाँ लिमिट 1 to 1.5 और यहाँ लिमिट 0 to 1। सॉल्व करें तो वैल्यू अल्फा/2 प्लस ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 1.5 minus 1. This is alpha/2 plus alpha/2. This is alpha, और alpha की वैल्यू हमारे पास कितनी 1/2। तो x is less than equals to 1.5, इसके लिए हमारे पास आंसर कितना आया 1/2। थर्ड पार्ट बड़ा ध्यान से समझना, CDF। ये जो छोटा सा CDF लिखा, तो अब बढ़ रहे हैं आगे। CDF के लिए फर्स्ट केस, फर्स्ट लिमिट हमारे पास क्या थी 0 is less than x is less than 1, 0 to 1। लोअर लिमिट क्या होगी CDF के लिए फॉर्मूला होता है -∞ to x, अपर लिमिट हमेशा x रहेगी fx dx। तो यहाँ लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, तो 0 to x। बात कर रहे हैं 0 to 1 के लिए, 0 to 1 के लिए हमारे पास फंक्शन था अल्फा एक्स dx, अल्फा की वैल्यू 1/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट 0 to x। सॉल्व करें तो वैल्यू x²/4। ये तो हुआ 0 to 1 के लिए। बेटा ध्यान देना अच्छी तरह से। अब मैं लिख रहा हूं 1 से 2, 1 से 2 के लिए टर्म क्या लिखी जाएगी बताओ, 1 से 2 के लिए टर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, सारी टर्म यहाँ 2 तक की टर्म सारी ऐड होगी। तो इसको हम लिखेंगे 0 to 1 अल्फा एक्स dx प्लस, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 1 to x fx dx, मतलब 1 अल्फा dx। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोअर लिमिट 1 है तो 1 वाली टर्म में आपको x लिमिट लगानी है, और उससे पहले वाली टर्म में तो एज इट इज पूरी टर्म। तो 0 to 1 अल्फा की वैल्यू तो 1/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस अल्फा x, और यहाँ लिमिट हो जाएगी 1 to x। इसको सॉल्व करें तो ये टर्म तो हो गई 1/4 प्लस, और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1/2 x - 1। सॉल्व करें तो x/2 -1/4। ओके, x/2 तो ये, और -½ और प्लस 1/4, तो ये हो गया -1/4। तो ये टर्म आई 1 से 2 के लिए। अब बात करते हैं 2 से 3 के लिए। 2 से 3 के लिए टर्म क्या लिखी जाएगी, 2 से 3 में हम लिखेंगे 0 to 1 अल्फा एक्स dx प्लस 1 से 2 अल्फा dx प्लस 2 to x माइनस अल्फा एक्स होगा माइनस अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू dx। ये टर्म तो हो गई 1/2 x²/2, 0 to 1 1/2 x 1 से 2, और ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 1/2 तो बाहर ही ले लें, -x²/2 प्लस 3x और लिमिट 2 to x। इसको सॉल्व किया तो वैल्यू 1/4, 1/2, 2 - 1 1 प्लस 1/2, ये टर्म हो जाएगी -x²/2 प्लस 3x, और 2 रखते हैं द टर्म 2 to the 4 4 2, और 2 रखते हैं तो टर्म -6। सॉल्व करें तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस -x²/4 प्लस 3/2 x, 2 - 4 -4 और 2 -2। ये वैल्यू आई हमारे पास 2 से 3 के लिए।
और x इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए हमेशा वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो अपर लिमिट पर वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये बनेगा आपका पूरा CD। बताएं कोई डाउट इसमें? नहीं या यस नो जल्दी बोल दो, बस 5 से 10 मिनट में फ्री पापा है, बस बोलो 5 से 10 मिनट। लॉकडाउन लग जाएगा, भाग जाओ भाग जाओ, लॉकडाउन लग जाएगा, बस 2 मिनट में फ्री करो। देखो बेटा, x is less than equals to 2.5, फोर्थ पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है 0 to 1, 1 to 1.5, सॉरी 1 to 2 और 2 to 2.5। एक मेथड तो ये कि अल्फा एक्स डी एक्स, अल्फा डी एक्स और माइनस अल्फा एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू डी एक्स, बट इससे नहीं करेंगे। तो फिर CDF क्यों किया? इससे करेंगे। अपने को बताया कि 2.5 के इंटरवल में आ रहा है, 2 to 3 में आ रहा है। तो 2 to 3 में किसी भी पॉइंट पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। मेरे को 2.5 पे निकालना तो 2.5 रख दो x की जगह, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसीलिए अपन ने ये टर्म निकाली है, ये जो टर्म आपने लिखी है 2 to 3, 2 to 3 का मतलब मेरे को 2.1 पे भी निकालना तो 2.1 रख दो, 2.5 पे निकालना तो 2.5, इसको आप चेक कर सकते हो। अपन ने ऊपर अभी क्वेश्चन किया था 1.5 वाला, 1.5 किस इंटरवल में आएगा 1 से 2 में, ये रहा 1 से 2 में, इसमें रख दो x की जगह 1.5, ये कितना हो गया 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 और 2/4 की वैल्यू होगी 1/2 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। अब ये पूरा चैप्टर खत्म है, कल अपनी क्लास होगी, टाइम बताओ जल्दी। मॉर्निंग में 10 बजे रख लें? हाँ बेटा 10 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास। यस सर। ओके, घर पे आना चाहे तो घर पे आ जाना, ज्यादा बढ़िया है। यस सर। ओके।